हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 8th पेपर, जो कि है आपका कंप्यूटर का। इससे पहले की क्लास में हमने कंप्यूटर की सारी पीढ़ियाँ पढ़ी थी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं यानी कि विशिष्ट गुण। कंप्यूटर की विशेषताएं कह लें या विशिष्ट गुण, एक ही बात है डियर। तो आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सभी हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप जब भी लिखते हैं तो आधी चीज़ें आपको लिखते लिखते ही समझ में आ जाती हैं। और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके नोट्स सारे ही सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो जाएं 1 मंथ पहले ही। उसके बाद हम आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। तो आप हेडिंग डाल लीजिए गति, यानी कि स्पीड। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तीव्रता से कर सकता है। कंप्यूटर जो है एक ऐसा डिवाइस है, कोई भी आप उसको कुछ भी कैलकुलेशंस दे दें या फिर कोई अदर वर्क दे दें जो मनुष्य के अनुसार, या यूँ कह लें कि मनुष्य से कई गुना अधिक तेज वो काम कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही क्षणों में गुणा, भाग, जोड़, घटाना की करोड़ों संक्रियाएं कर सकता है। इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। हमारा कंप्यूटर है, कुछ क्षणों में जो हम कैलकुलेशन, हमें ऐसा होता है कभी कभी कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन कंप्यूटर की सहायता से हम बड़ी कैलकुलेशन सेकंडों में कर सकते हैं, जिससे कि हमारे समय की बचत होती है, हमारे श्रम की बचत हो जाती है। तो आगे देख लेते हैं स्वचालन, यानी कि ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? कंप्यूटर अपना कार्य, प्रोग्राम, निर्देशों का समूह, मतलब कंप्यूटर अपना कार्य, प्रोग्राम जो मतलब एक निर्देशों का समूह होता है के बार तो सॉरी को एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता है। कंप्यूटर एक ऐसा मतलब डिवाइस है जिसमें अगर आप कोई प्रोग्राम या कार्य मतलब उसमें अपलोड कर देते हैं जो, तो उसको बार बार आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार अपलोड कर लेंगे तो आपका आउटकम उसमें स्वतः ही आ जाएगा। ओके, तो आगे नेक्स्ट हेडिंग है शुद्धता। कंप्यूटर बिना किसी त्रुटि के कार्य करते हैं, जो उन्हें विश्वसनीय और सटीक परिणाम प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। कंप्यूटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता, सटीकता मतलब कि एक्यूरेसी, बिल्कुल उस पर कोई मतलब डाउट नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर अपने तरफ से कभी कोई गलती नहीं करता है। हो सकता है कि हम अपना जो इंसान जो मतलब हम लोग जो है, मनुष्य जो है, उस पर कोई कार्य मतलब कोई भी काम करते टाइम अगर उसको गलत चीज़ अपलोड कर देगा उसमें, तो उसकी गलती नहीं हुई ना, मनुष्य के द्वारा वो त्रुटि होती है। लेकिन कंप्यूटर अपनी तरफ से कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है परिश्रमी। कंप्यूटर मनुष्यों के समान अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। जैसे कि हम कोई भी कार्य कर लें, कोई भी काम हम करते हैं, कितना अधिक अगर हमारे ऊपर वर्कलोड अगर अधिक पड़ जाता तो हम थक जाते हैं, कभी मेंटली कभी फिजिकली इतना टायर्ड हो जाते हैं कि अब हमें रेस्ट चाहिए ही चाहिए। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आगे है विश्व की अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर लगातार 24 घंटे कार्य करता है। जो पूरा वर्ल्ड है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे कंप्यूटर हमारा जो है 24 घंटे काम करता है, बिना थके बिना रुके। मानव जाति के विकास के लिए कंप्यूटर निरंतर एक परिश्रमी गुलाम की तरह बिना किसी त्रुटि के कार्य करता रहता है। कंप्यूटर जो है सॉरी कंप्यूटर जो है मनुष्य जाति के लिए एक ऐसा गुलाम है जो उसका सारा काम कर देता है, उसे कोई थकावट भी नहीं होती है और अपने उस परिश्रम का उसे कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे कि इंसान है, किसी फैक्ट्री में काम करने गया या फिर किसी भी जगह पे काम करने चला गया, उसको क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। लेकिन हमारे कंप्यूटर को सैलरी नहीं चाहिए, आपको बिना किसी सैलरी के आपके सारे कार्य वो करता रहता है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, विश्वसनीयता। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों, गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में शुद्धता अति उच्च होती है। कंप्यूटर द्वारा अगर हमें कोई भी परिणाम मिलता है तो उसकी जो है शुद्धता जो है, उसकी जो सूचना हमें मिली है उसकी शुद्धता पे हम बिल्कुल शक नहीं कर सकते। बिल्कुल उसकी गणनाएं जो हमें मिली हैं वो एकदम करेक्ट एक्यूरेट होती हैं, उस पर हम डाउट नहीं कर सकते, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। ठीक, हम बिना झिझक के कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मतलब उस पर कोई शक नहीं कर सकते आप। कोई भी अगर इंसान कोई भी कार्य कर देता है, जैसे कि कोई कैलकुलेशन करती, हमें रीचेक करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जो भी अपने उसमें प्रोग्राम दिया है उसको करने के लिए, जो भी कार्य दिया है करने के लिए, वो आपको बिल्कुल वैसे ही दिएगा, एकदम सटीक आपको सूचना प्रदान करेगा, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है, या यूँ कहें त्रुटि होने की संभावना ना के बराबर है। आगे नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमाओं के प्रकार निम्नलिखित हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और तो आप उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, और हमारे जो वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि आपके साथ डीएलएड करने वाले और भी स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्हें भी नोट्स की ज़रूरत होगी ज़रूर। तो आप उनके साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो कंप्यूटर की सीमाएं देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है बुद्धिमत्ता की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें मनुष्य के समान बुद्धिमत्ता नहीं होती है। यह केवल यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर ना ही निर्देशों से अधिक और ना ही इससे कम काम करता है। जो कंप्यूटर है उसमें कोई अपनी तो इंटेलिजेंस है नहीं, जैसे कि उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, ऐसा तो है नहीं उसे भूख प्यास लग रही है और वो अपनी इच्छा से कह रहा मुझे भूख लगी तो मुझे खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो एक डिवाइस है, निर्जीव है। सॉरी सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है, तो आप लोग माइंड ना करिएगा। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इंसान के पास जैसे कि बुद्धि है, कोई भी अपना काम करता है उसके पास बुद्धि है, उसकी कोई कमी नहीं है उसके पास। एक सेकंड रुकिएगा। तो मैं कह रही थी कंप्यूटर एक ऐसा मतलब डिवाइस है जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि जो यूजर जो है उसको जो निर्देश देगा वो उसी का पालन करेगा, और उसी के निर्देशों के अनुसार वो काम भी करता है। उससे अधिक ना कर सकता है, ना ही उससे कम कर सकता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सामान्य बोध की कमी, लैक ऑफ कॉमन सेंस। तो इसमें देख लेते हैं। कंप्यूटर एक नौकर की भांति कार्य करता है। कंप्यूटर के अंदर सामान्य बोध नहीं होता है। कंप्यूटर जो है, हम अब उसको जो भी निर्देश देंगे उसके अनुसार काम करता रहेगा। उसमें अपना सेंस नहीं होता है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। वो टोटली इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसा भी निर्देश आप उसको देंगे तो वैसा ही वो काम करेगा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है विद्युत पर निर्भरता। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर को काम करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। बिना विद्युत के कंप्यूटर एक धातु के डिब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर सोचिए अगर हमारे पास किसी लाइट नहीं आ रही है तो क्या आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये होता है पर्सनल पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, उनमें आजकल ये हो गया कि उसमें बैटरी की सुविधा होती है, तो कुछ समय तक उसको अगर बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े डेस्कटॉप वगैरह हैं तो उसमें ये सुविधा नहीं है कि बैटरी है, उसमें बैटरी से यूज़ कर लेंगे, उसको तो इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं कंप्यूटर के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। हमारे साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम्स टाइम पे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़कर अच्छे मार्क्स गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं नोट्स, क्योंकि अपने आप जो लिखा होता है उसको देख कर ही आप एक बार में ही समझ सकते हैं। वैसे भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर करेंगे।
तो कंप्यूटर के लाभ देख लेते हैं। कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से काम करता है। जितना कि हम मनुष्य जितना काम नहीं कर सकते तेज, हमारा माइंड क्या कंप्यूटर के जैसे इतना तेज चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो कंप्यूटर जो है उससे तेज, कई गुना तेज काम कर देता है। कोई भी कैलकुलेशन हो या कोई और काम हो, कोई भी आप उसको जो भी निर्देश देंगे उसके अनुसार वो सेकंडों में काम करके आपको दे देगा। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर की मदद से बड़ी मात्रा में डेटा को छोटे स्थानों में स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है, कंप्यूटर की सहायता से कठिन कामों को स्वचालित किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं और संवाद यानी कि बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर के आज के समय पर कंप्यूटर हमारे लाइफ की एक नीड बन चुका है, ज़रूरत बन चुका है। उसके बिना लाइफ ऐसा लगता है कि संभव ही नहीं है। इंसान बैठा हुआ है घर में, कहीं भी जाना है उसको, एयर टिकट बुक कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, या फिर कहीं पे देखना है कि आज का मौसम क्या है, या फिर हमें ये देखना है कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, सब कुछ वो कंप्यूटर की सहायता से कर सकता है। अब कंप्यूटर की हानियाँ देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो जिस चीज़ की, तो इसको स्टार्ट करने से मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब देख लेते हैं कंप्यूटर की हानियाँ। अगर किसी चीज़ का कोई लाभ है तो उसकी हानि भी तो है। तो देखते हैं इसकी क्या हानियाँ हैं। यह सामाजिक संपर्क और संचार कौशल को कम करता है। कंप्यूटर, आजकल आपने देखा होगा हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति को इंसान नहीं देख रहा है। तो ये सामाजिक संपर्क में कमी आ गई ना। आस पड़ोस में इंसान जाता नहीं है। अगर कोई भी किसी से बातचीत करना चाहता तो व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर दिया, उसी में काम चल रहा है। आपस में मिलना जुलना कम हो गया लोगों का। तो ये इसकी एक हानि है। कंप्यूटर के उपयोग से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कंप्यूटर के उपयोग से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का उपयोग किया जाए तो उसके तो दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अगर कंप्यूटर पे आप लंबे समय तक कोई काम करते रहते हैं, आपकी आई साइट वीक हो सकती है, आपको सर दर्द की समस्या हो सकती है, और कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग। जैसा देखा अभी मैंने जैसा बताया, कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग आँखों पर तनाव, पीठ दर्द, जोड़ों में अकड़न, गर्दन में दर्द, सिर दर्द, नींद न आना और थकान जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। अब एक जगह पे आप बैठे हुए हैं, कंप्यूटर घंटों काम कर रहे हैं, तो आपकी पीठ में तो अकड़न हो ही जाएगी, गर्दन में अकड़न हो जाएगी, सर दर्द भी हो जाएगा, और आप अनिद्रा की भी शिकायत होगी, थक तो जाएंगे ही। ये सारी समस्याएं होना स्वाभाविक है कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉरी गला मेरा बहुत ख़राब हो रखा है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डेटा चोरी, डेटा उल्लंघन और पहचान की चोरी जैसे गोपनीयता जोखिमों को जन्म दे सकता है। कंप्यूटर की सहायता से आज दुनिया भर में डेटा चोरी, डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी जैसे कई अपराध हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर की इसके लिए कुछ मतलब किया नहीं गया, कोई उसकी सुरक्षा नहीं बनाई गई, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं हैकर्स जो सुरक्षा को तोड़ के ये सब कुछ कर ले जाते हैं। कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग सामाजिक संपर्क में कमी ला सकता है। आई थिंक ये पॉइंट रिपीट हो गया है। हाँ, तो ये पॉइंट आप लोग नोट ना करना, ये पॉइंट रिपीट हो गया है। तो आगे देख लेते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता का वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला है इसमें हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देख लेते हैं हमारा कंप्यूटर का क्या यूज़ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर एक उपयोगी उपकरण है जो विभिन्न तरीकों से सीखने को बेहतर बनाने में मदद करता है। देखो, कंप्यूटर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं, सभी जानते हैं। जैसे आप भी हमारे साथ ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं,
या छात्रों को जानकारी तक पहुंचाने, सामग्री इंटरेक्टिव, एक दूसरे को प्रभावित करने, मतलब इंटरेक्टिव मतलब का क्या होता है, एक दूसरों को प्रभावित करने वाला बनाने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने में सहायता करता है। कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम, परीक्षण, होमवर्क के लिए भी किया जा सकता है। तो आजकल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आप लोगों को ऑनलाइन नहीं मिल सकती। आप किसी भी क्लास से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी कुछ भी आपको जानना है तो कंप्यूटर के द्वारा उस तक आपकी पहुंच हो चुकी है। घर में बैठे हुए आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको जाके कहीं कोई ट्यूटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इसमें ऐसा होता है कि इंसान को कम खर्च में आपको सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं। अब बाहर कहीं जाएंगे पढ़ने तो आपको बहुत सारे पैसे भी देने पड़ेंगे, हो सकता है हर एक, तब भी इंसान कभी कभी ऐसा होता है टीचर मिल गया है लेकिन आप पूरी तरीके से उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, अच्छा टीचर नहीं मिल पाया। लेकिन आजकल क्या है, कंप्यूटर के थ्रू हम यूट्यूब पे क्या नहीं देख सकते, सब कुछ देख सकते हैं। एक टीचर से हमें समझ में नहीं आया तो हम दूसरा देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। कोई भी क्षेत्र हो कंप्यूटर के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो हमारी हेडिंग है व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। कंप्यूटर से खातों और डेटा को संग्रहित और मैनेज किया जाता है। कंप्यूटर देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हों, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हों, या फिर कहीं भी कोई भी जगह हो, तो वहाँ पे जैसे कि डाटा संग्रहित करना है, कैसा भी डाटा करना है, किसी की लिस्ट बनानी है, सैलरी स्लिप तैयार करनी है, या फिर अटेंडेंस वगैरह लगानी है, तो सब कुछ कंप्यूटर की सहायता से तो हो रहा है। इन्वेंट्री यानी कि भंडार की स्थिति पर नज़र रखी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको घर बैठे मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट में क्या है, शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ आपको हेल्प मिलती है किससे, कंप्यूटर से। कर्मचारियों के विषय में सूचनाएं प्राप्त करने, उन्हें वेतन देने, संख्या निश्चित करने अथवा उनकी नियुक्ति इत्यादि करने में। जैसे कि कोई भी कंपनी है, वहाँ पे अगर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके वेतन देने से लेकर उनकी नियुक्ति से लेकर उनका मतलब जो भी डेटा आपको रखना है वो कंप्यूटर में ही तो रखा जाता है। किसको वेतन कितना देना है और कौन किस पोस्ट पर है, सभी का उसमें जो है, उसी में सभी का डेटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो साइंस के फील्ड में देख लेते हैं कंप्यूटर का एक क्या उपयोग है। तो इसमें पहला हमारा है अनुसंधान कार्यों को पूर्ण करने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विज्ञान संबंधी जटिल गणना करने में। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा मौसम, जलवायु तथा भूगर्भ संबंधी भविष्यवाणी करने में। अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यों में। देखो, कोई भी डिस्कवरी करनी है, मतलब कि इन्वेंशन यानी कि खोज, समझ गए होंगे आप लोग, तो वो करने के लिए उसमें भी कंप्यूटर की ही हेल्प ली जा रही है आजकल। कोई भी जटिल से जटिल गणना करनी है वो उसमें कंप्यूटर का यूज़ है। कि मौसम जलवायु संबंधी कोई भी भविष्यवाणी करनी है तो कंप्यूटर का यूज़ करना है। अंतरिक्ष विज्ञान में कहीं भी कोई कंप्यूटर में, अभी देखो वो गई हुई थी सुनीता विलियम्स, इतने दिनों बाद वो वापस आई। अगर कंप्यूटर ना होता तो क्या वहाँ की सूचना यहाँ तक आने में कोई, सोचो क्या ही करता वैज्ञानिक, हो सकता जा ही ना पाता। है तो सब कंप्यूटर के ही थ्रू पॉसिबल। कंप्यूटर ही हर चीज़ की जानकारी हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य संबंधी नवीन अनुसंधान कार्य में, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान कार्य हो गए, जैसे कि कोई भी टीका या फिर कोई भी परीक्षण, कुछ भी करने के लिए कंप्यूटर का ही यूज़ कर रहे हैं। रोगी का परीक्षण करने में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने में, नवीन टीकों के आविष्कार में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजकल इंसान घर बैठे देख लेता है कि किस चीज़ की सूचना, हमें कोई भी सूचना उसे स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चीज़ की चाहिए तो घर बैठे देख सकता है कि हमें कौन सी सूचना चाहिए है, और उस सूचना को उससे कंप्यूटर से वो कलेक्ट कर सकता है और उसका उपयोग अपने जीवन में कर सकता है। उस सूचना का कि मुझे क्या लाभ होगा इस चीज़ से और क्या नहीं होगा, तो मैं इस चीज़ को करूँ या ना करूँ। कोई भी, अब हम आगे आते हैं।
संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें पहला देख लेते हैं क्या है। ईमेल और इंटरनेट संचार के माध्यम से त्वरित संदेश भेजना। देखो, ईमेल और इंटरनेट की सहायता से हम कहीं पे भी त्वरित यानी कि तुरंत ही संदेश भेज सकते हैं। उसमें उसमें हमें सेकंडों का समय लगता है। पहले हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे। आज हमने लिख दी, अब 1 महीने बाद चिट्ठी पहुंच रही है, तो समय लगता था ना। तो कंप्यूटर ने आकर उसकी जगह ले लिए, तो जो हम महीनों में काम कर रहे थे वो हम सेकंडों में कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैट के लिए उपयोग करना। कहीं पर भी बैठे हैं हम, यहाँ तक कि आप कहीं अपने घर से कहीं विदेश में बैठे हैं, या फिर अपने शहर में कहीं और बैठे हैं, या फिर कहीं भी दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप उसकी सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब कि घर में बैठे ही बैठे बात कर सकते हैं। वेबसाइटों और ब्लॉग के माध्यम से जानकारी साझा कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी वेबसाइट और ब्लॉग के माध्यम से आसानी से आप अपनी जो है जानकारी भी साझा कर सकते हैं, जो लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर संवाद करना। सोशल मीडिया को तो जमाना है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ क्या है। उसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल छोटा बच्चा भी जानता है कि सोशल मीडिया मुझे क्या यूज़ करना है। हर कोई तो यूट्यूब यानी क्या क्या इंस्टाग्राम, सब हर चीज़ का तो यूज़ करता है इंसान। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइए अपने, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप हमसे पढ़कर 90% से अबव ही मार्क्स गेन करें। और ऐसा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ऐसा ज़रूर संभव होगा। हम पूरी कोशिश ये नहीं कहूँगी मैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना होगा, तभी तो कुछ होगा। क्योंकि हम अकेले लगे रहेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा, आप तक कुछ नहीं पहुंचेगा। आपको हमारा अगर साथ देंगे तो आपका हम साथ देंगे, और जब 2 साथ चलेंगे तो क्या होगा, तो कामयाबी तो मिलनी ही है। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और जल्दी हमारी अदर सब्जेक्ट्स की जो अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो गई हैं, वो भी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो पहला देखते हैं अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। अनुप्रयोग के आधार पर हमारे जो कंप्यूटर हैं इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर इसमें पहला है, एनालॉग कंप्यूटर। तो देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से शोध संस्थानों तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में भौतिक मात्राओं जैसे तापमान, दाब, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापने की अधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए एनालॉग कंप्यूटर सबसे अच्छा विकल्प है। तो अनुसंधान शोध कार्यों, मतलब कि शोध कार्यों में सबसे ज़्यादा जिस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर। लंबाई, ऊंचाई, तापमान, मौसम, ये सब कुछ इसके द्वारा पूरी आसानी से सॉरी जैसे कि तापमान, द्रव लंबाई, इन सबको आसानी से नाप सकते हैं। मापने की और भी चीज़ें, लेकिन इसके एनालॉग कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत आसानी से ये सब चीज़ें कर पाएंगे। तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इसमें डिजिटल कंप्यूटर। तो देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पर। इसका उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसकी सहायता से जो है इसमें इनपुट किया गया डाटा जो प्रोग्राम होता है उसको 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि इसमें इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ETC। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड, एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल्स टू हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर मिलकर हमारा कौन सा कंप्यूटर बनाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके,
तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। तो ये आपको मैंने बताया कि जैसे कि ये डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट के संकेतों का उपयोग करते हैं इसमें। और इसको मोस्टली कहाँ हम यूज़ करते हैं? हॉस्पिटल्स में, डिफेंस फील्ड में और विज्ञान के क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब हमारा आता है इसमें आकार के आधार पर। तो हम देख लेते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर्स कंप्यूटर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। तो इसमें है माइक्रो कंप्यूटर। पहला माइक्रो कंप्यूटर हेडिंग डाल लीजिए और नोट करिए। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर था, इसका जो इन्वेंशन कब हुआ था? 1970 के दशक में हो गया था। माइक्रो कंप्यूटर कम लागत वाले और सिंगल यूजर कंप्यूटर होते थे। ये हमारे कंप्यूटर होते थे, छोटे होते थे साइज में, जिसको एक सिंगल यूज़र ही इस पर काम कर सकता था। इसमें यह नहीं कि हम 10 लोग उस पर काम कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति उस पर काम कर सकता है। उसमें CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट तथा सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में अगर CPU ना हो तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? आप सोच लिए, आपके पास दिमाग ना हो तो आप कोई कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वैसे ही CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। आगे देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के निम्न, तो सॉरी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा छूट गया है लिखने में। माइक्रो कंप्यूटर के निम्न पार्ट होते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप और टैबलेट आदि। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इसमें देख लेते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे मेज़ के ऊपर रखा जाता है। डेस्कटॉप आपने देखा होगा कि मेज़ के ऊपर रखे होते हैं और मेज़ पर रख कर ही उसका हम यूज कर पाते हैं। उनको हम कहीं ले नहीं जा सकते। ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनको कैसे ले जाएंगे? अगर हमें ऐसे ही परमानेंटली शिफ्ट करना तो हम ले जाकर रख देंगे। ये नहीं कि हम लैपटॉप के जैसे पीठ पे बैग में डाला और पीठ पे लेकर चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे पुराना मॉडल है। कैसा मॉडल? सबसे पुराना मॉडल जो कंप्यूटर का है हमारा डेस्कटॉप है। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC का। डेस्कटॉप कंप्यूटर में मॉनिटर, माउस, CPU और कीबोर्ड जैसे डिवाइस होते हैं। यह सभी डिवाइस USB केबल के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। जो मॉनिटर, माउस, CPU और कीबोर्ड जैसे डिवाइस होते हैं, तो ये किसकी सहायता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? USB केबल की सहायता से आपस में जुड़े रहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए ऑफिस तथा घरों में किया जाता है। डेस्कटॉप का जो कार्य मोस्टली आपने बैंक्स में देखा होगा, तो वहाँ पे मोस्टली यही डेस्कटॉप का यूज़ होता है। या फिर कहीं भी किसी भी कंपनी में चले जाएं तो वहाँ पे भी डेस्कटॉप आपको मिल जाएंगे। और घरों में भी लोग डेस्कटॉप रखते हैं, लेकिन मोस्टली अब डेस्कटॉप की जगह लोग लैपटॉप रखने लगे हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लैपटॉप। तो देख लेते हैं लैपटॉप क्या है। लैपटॉप एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल मतलब कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो इसको अपने साथ ले जा सकते हैं, कि बैग में रख लिया, पीठ पे लटकाया बैग और चल दिए, आराम से जा रहे हैं लिए, जिसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको आप आसानी से कहीं भी ले जाएंगे तो चला जाएगा। उसमें ले जाने में कोई आपको समस्या नहीं आती है। आगे हमारा है, नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर देख लिया आज, अब हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं। यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये थोड़े से उनसे बड़े होते हैं और मल्टी यूज़र होते हैं। इस पर जो है एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। इसके साथ 250 यूजर तक काम कर सकते हैं। 250 यूजर इसमें एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनकी कार्य करने की
क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना होती है। तो इनके काम करने की क्षमता जो माइक्रो कंप्यूटर की से अगर तुलना करें तो कई गुना क्या बहुत ही अधिक होती है। देखो 250 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पे क्या है कि सिंगल यूज़र ही कंप्यूटर होते हैं, वो सिर्फ उस पर एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। 1960 के दशक में मिनी कंप्यूटर का विकास बड़े और महंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के विकल्प में रूप में हुआ था। जब इनका जो इन्वेंशन हुआ था तो 1960 के दशक में जब इनका इन्वेंशन हुआ था तो ये बड़े फ्रेम के होते थे, बड़े मेन फ्रेम के कंप्यूटर के विकल्प के रूप में हो गया था। तो आकार इनका विकास बड़े और महंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के विकल्प के रूप में हुआ था, महंगे भी थे, तो आसानी से ये हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाता। सबसे पहला सफल मिनी कंप्यूटर PDP-8 1960 में आया था, जिसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डेक ने बनाया था। हमारा नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। ये आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अगर तुलना की जाए कंप्यूटर की मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में, ये उनसे आकार में बड़े होते हैं, कीमत में बड़े होते हैं और कार्य क्षमता में भी बड़े होते हैं। अतः बड़ी कंपनियों तथा बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे बैंक्स हो गए या फिर कोई सरकारी कंपनी हो गई, कोई भी सरकारी विभाग हो गया, तो उसमें ये मेन कंप्यूटर के रूप में काम में लिए जाते हैं और इनके साथ में बाकी सब कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इनका यूज़ है कि हमने कहाँ पे क्या करना है, भुगतान करना है, ब्यौरा रखना है, कर्मचारियों को किसको कितना भुगतान देना है, कितना वेतन देना है, ये सब कुछ इसमें खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने में, इन सभी कार्यों में इसका यूज़ होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्रे 1, CDS साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवैक 1110 आदि। ओके, तो एक सेकंड रुकिएगा, देख लेते हैं आपकी क्लास कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। अभी ज़्यादा नहीं हुआ है तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं हमारे? सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। जो सुपर कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, इनकी संग्रह क्षमता जो होती है, मतलब स्टोरेज में जितनी मेमोरी होती है बहुत अधिक होती है, और इनका आकार एक कमरे के बराबर होता है। इतना कि ये समझ लिया एक सामान्य कमरा है हमारे घरों में, उसके बराबर इनका आकार होता है, इनका साइज। इनका मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, एनिमेशन, अंतरिक्ष यात्रा, बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि के कार्यों में किया जाता है। जो ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन बनाने में, अंतरिक्ष यात्रा में और बड़े बड़े शोध कार्यों में, प्रयोगशालाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में इसका विकास हुआ था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है। भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हमारा परम है, ठीक है, जिसका विकास CDEC ने किया है। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। परम 10,000 यानी कि परम 10,000, क्रे 1, क्रे 2 और NEC 500 आदि। और हमारा नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर देखते हैं कैसे कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
तो उस पे है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्य किए जाते हैं। जो हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर, इनके द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी डेटा है उसको छापना, जैसे कि लेटर्स तैयार करना, अपॉइंटमेंट लेटर्स तैयार करना, या यूँ कह लें कि कोई भी सामान्य कार्य, कोई भी दस्तावेज बनाने के लिए इनका उपयोग होता है। और आज की हमारी लास्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, और इसी के साथ, इस हेडिंग के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन आदि के क्षेत्र में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष यात्रा नहीं, अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, यातायात नियंत्रण करने के लिए कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग, भौतिक, रासायनिक, इन सारे क्षेत्रों में इसी का उपयोग होता है। इनमें आगे देखते हैं, इनमें प्रयोग किए गए सीपीयू की क्षमता अधिक तीव्र होती है, जिस कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसमें जो हमारा सीपीयू यूज़ किया जाता है उसकी क्षमता बहुत अधिक होती है बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले, जिसकी हेल्प से बहुत सारे काम कर लिए जाते हैं, इसमें आसानी से किए जा सकते हैं। इसका उदाहरण एटीएम मशीन, सीटी स्कैन मशीन। सीटी स्कैन मशीन के लिए क्या होता है कि अब देख लेते हैं कि इंसान के अंदर क्या कमी हो गई है, डॉक्टर्स लिख देते हैं भाई जाइए सीटी स्कैन करवा के लेकर आइए, तो इसी की सहायता से सीटी स्कैन होता है। एटीएम मशीन जो है इसी की सहायता से चल रही है, वहाँ पे जाते हैं आप, किसी भी टाइम जाइए, पैसे निकालिए और यूज करिए। तो आज हमारा यहीं तक, तो हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं आपसे सेकंड चैप्टर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहे और आपके लिए हम अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून।